गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको बताया गया था कि ये किसी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज जुड़े हों, दोनों सोर्सेज वोल्टेज वोल्टेज हों, करंट करंट हो या दोनों हों, तो किसी एक विशेष ब्रांच में बहने वाली जो धारा होगा उन धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा जब एक बार में एक सोर्स से जो करंट चलेगी वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक, तो हमने इसको इस मेथड से या इस थ्योरम के थ्रू कैसे एनालिसिस करते हैं उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बताए थे। स्टेप वन में हमने बताया था कि कभी भी कितने भी सर्किट में कितने भी आपके सोर्सेज लगे हों उसमें करना क्या है, एक बार में आपको एक सोर्स को एक्टिव करना है, बाकी सोर्सेज को डीएक्टिव करना है। फिर नंबर टू में हमने आपको बताया था कि डीएक्टिवेशन प्रोसेस होता है। अगर आपको वोल्टेज सोर्स दिखेगा तो उसको शॉर्ट कर देते हैं, आप करंट सोर्स दिखेगा तो उसको ओपन कर देते हैं। अब बात करेंगे कि डीएक्टिवेशन प्रोसेस करते क्यों हैं। डीएक्टिवेशन प्रोसेस इसलिए करते हैं कि उस जो आपका जो उस टाइम जो प्रेजेंट वोल्टेज सोर्स हो उसका क्या हो, इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, जो भी वोल्टेज सोर्स को आप डीएक्टिवेट कर रहे हैं या करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं उसका इफेक्ट जीरो हो जाए, मतलब नगण्य हो जाए, इसलिए हम लोग डीएक्टिवेशन प्रोसेस को करते हैं। ठीक, डीएक्टिवेशन का मतलब ही निष्क्रिय होता है। तो जीरो कब होगा, एक वोल्टेज, और करंट कब जीरो होगा, मतलब करंट कब होगा जीरो होगा और वोल्टेज कब जीरो होगा, उसकी बात करेंगे। तो आपको बताया गया था कि शॉर्ट सर्किट, आपको हमने एक टॉपिक पढ़ाया था कि शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है कि वोल्टेज की वैल्यू जीरो होती है, और ओपन सर्किट के केस में क्या होता है, मतलब ये एक एक पॉइंट है उन केसेस के। शॉर्ट सर्किट के केस में एक पॉइंट आपको बताया गया था कि वोल्टेज जीरो होता है और करंट की समथिंग वैल्यू होती है, और ओपन सर्किट के केस में हमने बताया था करंट जीरो होता है और वोल्टेज की समथिंग वैल्यू होती है। यानी कि अब बात करेंगे कि हमको करंट जीरो करना है, तो करंट जब जीरो करना है, करंट सोर्स की वैल्यू जीरो करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल्स को करंट सोर्स के टर्मिनल को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे डीएक्टिवेशन प्रोसेस के तहत। अब बात करेंगे कि अगर हमको वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को जीरो करना है, तो यानी कि हमको क्या कर देना है, उसको शॉर्ट कर देना है। ठीक, ये हो गया स्टेप टू। स्टेप थ्री में हमने आपको समझाया था कि हम लोग क्या कर देना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है फ्रॉम द एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड। कहाँ से हमको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड से फाइंड करना है। ठीक, अब बात करेंगे, हमने बताया था कि नॉट इन केस करंट सोर्स साइड, एक्टिव करंट सोर्स साइड, मतलब ये जो आपका आर इक्विवेलेंट फाइंड करने वाला स्टेप है, अगर आप करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं तो उस केस में आपको ये स्टेप नहीं लेना है, थ्री वाला स्टेप नहीं लेना है। नंबर फोर की बात करें, नंबर फोर हमने बताया था कि फाइंड करंट फिर हमने बताया था फाइंड करंट फ्रॉम द एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड। ठीक, फाइंड या कैलकुलेट करंट फ्रॉम द एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक, नॉट इन केस एक्टिव करंट सोर्स साइड। तो हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, क्या उस करंट को कैलकुलेट करना है जो आप जो उस वोल्टेज सोर्स को आपने एक्टिव कर रखा है कि उस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट चल रहा है। ठीक, तो कितना करंट चल रहा है उसको आपने क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। और इस प्रोसेस को भी तब नहीं करेंगे जब हम एक करंट सोर्स को एक्टिव कर रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने चौथा की बात कर रहे हैं कि आपको नहीं लेना है जब करंट सोर्स को एक्टिव कर रखें। पांचवें स्टेप की बात करें, पांचवें स्टेप क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, कैलकुलेट करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक, बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल इफ एप्लीकेबल। तो आपको क्या करना है, करंट डिवाइडर रूल को अप्लाई करते हुए उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड कर लेना है। ठीक, ये तभी करना है इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर ये जिसकी जरूरत हो तभी करना है, मतलब फाइंड करंट की बात नहीं हो रही, करंट डिवाइडर की बात हो रही है कि ये करंट डिवाइडर रूल तभी लगाना है अगर वो एप्लीकेबल हो। तब बात करेंगे करंट डिवाइडर रूल से ही नाम समझ, मतलब उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर करंट डिवाइडर डिवाइड होगा तभी डिवाइडर रूल लगेगा। अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उस विशेष ब्रांच में जो करंट है फ्लो करेगा डिवाइड होकर करके, तभी डिवाइडर रूल लगेगा। अगर वो बिना डिवाइड हुए फ्लो कर रहा है तो वहां पे डिवाइडर रूल नहीं लगेगा। इसको हम सीधा फंडा समझ लेंगे। ठीक, अगला स्टेप्स डिस्कस किया गया था कि एक्टिव सेकंड सोर्स एंड डीएक्टिव अनदर ऑल सोर्सेस।
अगला स्टेप आपको बताया जा रहा है एक्टिव सेकंड सोर्स एंड डीएक्टिव अनदर ऑल सोर्सेज। तो कहने का मतलब अगर उसमें 2 या 3 जितने भी सोर्सेज थे तो अब दूसरे वाले को एक्टिव करेंगे और अगले को क्या कर लेंगे हम लोग, अगले बाकी को सारी को डीएक्टिव कर देंगे। ठीक, फिर वहाँ पे अगले स्टेप में बताया गया था कि आपको जो स्टेप 2 से स्टेप 4 का स्टेप था उसको रिपीट कर लेना है। ठीक, और इसके बाद फाइनलाइज क्या कर लेना है, टोटल करंट निकालना। टोटल करंट मिलेगा कैसे, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट फ्रॉम द algebraic sum of all current from the all different sources when the sources are active alone। ठीक, अब algebraic sum के टाइम हमने बताया था कि जब भी algebraic sum लेंगे तो उस टाइम हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट सोर्सेज से जो चलने वाला करंट है उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए उनका डायरेक्शन क्या है। अगर उनका डायरेक्शन क्या है, सेम है, तब तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तब हम निगेटिव साइन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल पे, कोई एक बेसिक न्यूमेरिकल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लीजिए इस तरीके से एक सर्किट दिया हुआ है जहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स लगे हैं, एक 10 वोल्ट का एक 5 वोल्ट का, और उनमें 3 रजिस्टर यूज हुए हैं, 2 3 4 ओम के, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के रजिस्टर यूज हुए हैं। ठीक, और आपसे क्वेश्चन कह दे रहा है फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टिव ब्रांचेस। ठीक, आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टिव ब्रांचेस इन द गिवन सर्किट। ठीक, तो इन द गिवन सर्किट ये आपका सर्किट है जहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स है, एक 10 वोल्ट का एक 5 वोल्ट का, बाकी 3 रेजिस्टेंस है, 2 3 4। अब हम लोग बात करेंगे कि अब आपका पर्टिकुलर ब्रांच कौन सा है। तो पर्टिकुलर ब्रांच मेरा सब है, क्योंकि सब में पूछा तो 2 ओम वाला भी पर्टिकुलर ब्रांच है, 3 ओम वाला भी, 4 ओम वाला भी। ठीक, तो हमने स्टेप 1 बताया था कि एक्टिव फर्स्ट सोर्स एंड डीएक्टिव एंड अदर ऑल। ठीक, अब बात करेंगे इसमें सोर्स कौन कितने कितने लगे हैं, 2, एक 10 वोल्ट का एक 5 वोल्ट का, दोनों किस फॉर्म में है, दोनों वोल्टेज फॉर्म में है। ठीक, तो फर्स्ट कौन इसको कहेंगे, तो आप फ्री हैं, फर्स्ट इसको मान लें या इसको मान लें, 10 वोल्ट को फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, या 5 वोल्ट को फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो जब ऐसा करेंगे तो आपको बताया गया है बाकी को डीएक्टिव करना है। तो अगर इसको हम पहला मानना है तो दूसरे को डीएक्टिव करना है, तो दूसरा किस फॉर्म में, तो दूसरा हमारा किस फॉर्म में है, वोल्टेज के फॉर्म में। तो वोल्टेज के फॉर्म में है तो वोल्टेज को हमने बताया, क्या बताया, डीएक्टिवेट वोल्टेज कैसे होगा, इन प्लेटों को मिला देना है। इन प्लेटों को मिला देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, और जब शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। और जब डीएक्टिव हो जाएगा तो फिगर आपको इस तरीके से दिखेगा, मतलब आपने प्लेटों को मिला दिया। अब आपको इसको जनरली समझने के लिए फिगर आपको इस तरीके से दिखा है। ठीक, ये दिखा दिए इस तरीके से, प्लेटें मिल गई। जब प्लेटें मिल गई तो वहां पे लगे हुए 5 वोल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक, और डीएक्टिव मतलब वहां पे उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब सर्किट आपको इस तरह से दिखेगा। जब इस तरीके से दिखेगा तो अब आपका क्या है कि इस सर्किट, इस प्रेजेंट सर्किट में कितने सोर्स लगे हैं, एक लगा हुआ कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। ठीक, अब स्टेप 2 क्या कह रहा था, तो कहा बताया गया था फाइंड R equivalent from active voltage source side, not in case
एक्टिव करंट सोर्स साइड। ठीक, तो आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड से। मतलब एक्टिव वोल्टेज सोर्स किधर है, इधर है, इधर नहीं है, तो इस तरफ है, इस साइड से आपको क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट। लेकिन इस जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो किस केस में नहीं करेंगे, जब करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट जब हम इधर से देखेंगे तो सोर्स यहाँ लगा, यानी कि करंट का फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा, जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ से चल करके इसमें और इसमें ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो जब इसमें जाएगा तो ये पहला केस है, तो यहाँ पे मान लेंगे I2 ओम डैश है, ये वाला I3 ओम डैश है, और ये वाला आपका I4 ओम डैश है। पहला केस है, तो I2 ओम डैश, I3 ओम डैश और 5 ओम डैश। तो जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखेंगे जो यहाँ से करंट चल रहा है वो करंट क्या हो रहा है, 3 और 4 में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट निकालते टाइम हमने बताया था कि जिधर से आप करंट फ्लो कराते हैं उसके अपोजिट साइड से सर्किट रिड्यूस करते हैं। तो जब इधर से रिड्यूस करेंगे तो देखेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 में जब रिलेशन चेक करने जाएंगे तो आपको ये देखना है कि 3 और 4 में करंट की वैल्यू सेम है या अलग अलग है। तो 3 और 4 में आपका करंट की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट किस तरह से लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट 1 पहला केस है, आर इक्विवेलेंट 1 क्या लिखेंगे, 3 पैरेलल 4, इनसे जो वैल्यू आएगा वो 2 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 3 पैरेलल 4 की वैल्यू आपका 2 प्लस 12/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए तो सब कुछ समथिंग आ गया। ठीक, ओम कुछ कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा। ठीक, थोड़ा देख लें तो 14 यानी कि 26/7 आ जाएगा। ठीक, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब बात करेंगे क्या, स्टेप 3 की बात। तो स्टेप 3 में क्या है, फाइंड कैलकुलेट करंट फ्रॉम एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड by using Ohm's law, not in case active करंट सोर्स। मतलब जो स्टेप 3 की बात हो रही है, ठीक, स्टेप ये स्टेप 2 था, स्टेप 2 में क्या बताया, डीएक्टिवेशन प्रोसेस। ठीक, जो डीएक्टिवेशन प्रोसेस में वोल्टेज सोर्स था तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया गया था। ठीक, ये स्टेप 3 है और ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 में क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करंट फ्रॉम द एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड बाय यूजिंग ओम्स लॉ नॉट इन केस करंट सोर्स। ठीक, तो मतलब अब आपको क्या करना है, जो आपका एक्टिव वोल्टेज सोर्स है उस साइड से कितना करंट चल रहा है, यानी कि सोर्स से कितना करंट चल रहा है। मान लिया ये आई चल रहा है, पहला केस है तो I1 मान लिए, I1 चल रहा है। तो ये जो I1 चल रहा है, ये I1 की वैल्यू किससे मिलेगा, ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या करता है, V/R कहता है। ठीक, तो इसके हिसाब से I के जहाँ क्या यूज कर रहे हैं, I1, V के जहाँ कितना यूज कर रहे हैं 10, और R के जहाँ कितना यूज कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट 1। ठीक, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 26/7 तो 70 डिवाइडेड बाई 26 इतना एम्पियर हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को हम नहीं तब करेंगे नॉट इन केस एक्टिव करंट सोर्स में, मतलब इस प्रोसेस को आपको नहीं करना। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, क्या था आपका पांचवा, फाइंड करंट इन दैट particular branch by using
करंट डिवाइडर रूल इफ applicable। ठीक, इफ applicable। तो देखें, अब आपको पर्टिकुलर ब्रांच कौन सा है, तो हमसे कहा गया है कि इन ऑल रजिस्ट्री ब्रांचेस। तो ऑल मतलब दो वाला भी मेरे लिए पर्टिकुलर है, तीन वाला भी और चार वाला, मतलब सारे मेरे लिए विशेष ब्रांच है। सारे के सारे 2 ओम वाला ब्रांच, 3 ओम वाला ब्रांच और 4 ओम वाला ब्रांच, सारे के सारे मेरे लिए विशेष ब्रांच हैं और सब में करंट पूछा है। यानी कि अब बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं करंट इन 2 ओम। तो करंट इन 2 ओम हम क्या दिखाएं फिगर में, I2 ओम डैश। ठीक, I2 ओम डैश। ठीक, I2 ओम डैश। अब बात करेंगे कि यहाँ पे कितना करंट होगा, या यहाँ करंट डिवाइडर रूल लगेगा या नहीं लगेगा। तो करंट डिवाइडर रूल लगाने से पहले आपको ये देखना है कि जो सोर्स से करंट चल रहा है, ये जो स्टेप 4 में आपने ये I1 करंट निकाला है जिसकी वैल्यू 70/26 है, वो कहाँ पे फिगर में, वो फिगर में I1 को यहाँ दिखाया आपने। तो आपको ये देखना है कि ये I1 2 ओम में पहुंचने के लिए डायरेक्ट जा रहा है कि डिवाइड होकर के जा रहा है। तो देखेंगे जब I1 का सर्कुलेशन चेक करेंगे तो ये कैसे डायरेक्ट आ रहा है 2 ओम में। तो सीधे आपको लिखना है कि I2 ओम डैश इज इक्वल टू I1, और I1 की वैल्यू कितनी है, तो 70/26, 70/26 लिख लेना, इतना एम्पियर हो। क्लियर है। लेकिन अब अगली बात करें करंट इन 3 ओम डैश, करंट इन 3 ओम डैश की बात करें, तो करंट इन 3 ओम डैश, फिर आपको यही देखना है कि जो स्टेप 4 में आपने करंट निकाला है जिसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई करंट कहेंगे, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, I1 सप्लाई करंट। क्यों, क्योंकि इस सर्किट को सप्लाई, अभी प्रेजेंट केस में इस सर्किट को सप्लाई केवल ये 10 वोल्ट दे रहा है और इस 10 वोल्ट से चलने वाला जो करंट है वो I1 है। तो अगर ये सप्लाई दे रहा है तो I1 क्या कहलाएगा, सप्लाई करंट कहलाएगा। ठीक, तो अब I1 जो चलेगा यहाँ से, तो आपको ये देखना है कि 3 ओम में पहुंचने के लिए ये डायरेक्ट आएगा कि डिवाइड होकर के आएगा। अगर डायरेक्ट आएगा तो डिवाइडर रूल नहीं लगेगा, अगर डिवाइड होकर आके आएगा तभी करंट डिवाइडर रूल आप अप्लाई करेंगे। तो I1 यहाँ से चलेगा, कहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, एक इधर 3 ओम में और एक इधर 4 ओम में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 ओम में भी डिवाइड होकर के पहुंचेगा और 4 ओम में भी डिवाइड होकर के पहुंचेगा। अब डिवाइडर रूल लगाने से पहले, अब अभी तो ये 2 मेश का सर्किट आ गया, जब 3 और 4 मेश की सर्किट को हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको ये सोचना रहेगा कि उस रजिस्टर, पर्टिकुलर रजिस्टर में कितनी बार डिवाइड होकर के पहुंच रहा है। तो 3 ओम में कितनी बार डिवाइड होकर के पहुंचा, एक बार इस पॉइंट पे डिवाइड होकर के पहुंचेगा, 3 में भी और 4 में भी। ठीक, जब 3 और 4 में इसके सर्किट आएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि कितनी बार डिवाइड होकर के पहुंच रहा है। अगर आपका 2 बार डिवाइड होकर के पहुंचेगा तो 2 बार डिवाइडर रूल लगेगा, अगर 3 बार डिवाइड होकर के पहुंच रहा है तो 3 बार डिवाइडर रूल लगेगा। तो प्रेजेंट केस के सर्किट में कितनी बार डिवाइड होकर के पहुंच रहा है, एक बार डिवाइड होकर के पहुंच रहा है, तो यानी कि आपको एक बार डिवाइडर रूल अप्लाई करना है। डिवाइडर रूल क्या कहता है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अनदर रेजिस्टेंस या अपोजिट रेजिस्टेंस कह लीजिए। कौन सा अपोजिट रेजिस्टेंस, जिन दो में डिवाइड हो रहा है, तो किन दो में करंट डिवाइड हो रहा है, I1 ये टोटल करंट हो गया, किसमें डिवाइड हो रहा है, 2 में तो डायरेक्ट आ रहा है, आपको फिगर से दिख रहा है, जिसको हमने लिख दिया करंट इन 2 ओम, I2 ओम डैश को वैल्यू I1 के बराबर लिख दिया। लेकिन जब इसमें निकालने जाएंगे तो आपको आपने बताया कि डिवाइड होकर के पहुंच गया 3 में भी 4 में भी, तो ये टोटल करंट हो गया, तो डिवाइड हो रहा है इसमें और इसमें। तो जब हम इसके 3 ओम के करंट का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 ओम वाला अपोजिट कहलाएगा, और जब 4 ओम में हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस इसके लिए 4 ओम वाले के लिए अपोजिट कहलाएगा। क्लियर है, क्या बताया जा रहा है, जब आपको 3 ओम के रजिस्टर में करंट का कैलकुलेशन करेंगे डिवाइडर रूल से, तो 3 ओम के रिस्पेक्ट में 4 ओम वाला अपोजिट कहलाएगा, जब 4 ओम के रजिस्टर में डिवाइडर रूल से करंट का कैलकुलेशन करेंगे तो 4 ओम के रिस्पेक्ट में 3 ओम अपोजिट कहलाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि 3 के लिए 2 कहलाएगा, 2 क्योंकि करंट यहाँ से आ रहा है, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड किसमें हो रहा है, इसमें, तो इसमें पता करना कौन सा अपोजिट है, तो इसके लिए क्या जाएगा I1 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस। तो किसमें निकालने, 3 में, तो 3 के लिए अपोजिट क्या है 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल मतलब फिगर में जो रेजिस्टेंस है उनका सम नहीं, सम ऑफ ऑल मतलब जिन दो में डिवाइड हो रहा है उनका सम। क्लियर है, क्या बताया जा रहा है, जितने सर्किट डायग्राम में रजिस्टर दिख रहे हैं उसका सम नहीं लेना है, जिन दो में डिवाइड हो रहा है उसका सम ले रहा है। तो किसमें डिवाइड हो रहा है, 3 और 4 में, तो यहाँ लिख लेना है 3 + 4। ठीक, ये हो जाएगा आपका 70/26 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 हो जाएगा, और आपका ये 13 और ये 5
ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 13, इतना एम्पियर हो गया। क्लियर है? अब बात करेंगे करंट इन 4 ओम। ठीक, तो करंट इन 4 ओम डैश की बात करें तो करंट इन 4 ओम डैश, तो आपने चेक कर लिया इस प्रोसेस में कि यहाँ से जो चौथे स्टेप में आपने जो करंट निकाला I1 वो इस प्रेजेंट सर्किट में, इस प्रेजेंट केस में इस सर्किट के सप्लाई करंट है, और ये सप्लाई करंट का की वैल्यू 4 ओम तक तभी पहुंचेगा जब ये डिवाइड होगा। तो डिवाइडर रूल फिर लगा देंगे। तो डिवाइडर रूल क्या कहता है, टोटल करंट मतलब I1 मल्टीप्लाई बाई, अब 4 ओम में निकालना है तो हमने बताया 4 ओम के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल मतलब सर्किट में जितने दिख रहे हैं उनका सम नहीं, सम ऑफ ऑल का मतलब ये हो गया कि जो आप जिन दो में डिवाइड हो रहा है उनका सम लेना है। ठीक, इस तरीके से कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये 10 हो जाएगा तो यहाँ से आपका ये 5 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 13 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग क्या कि आपने 10 वोल्ट से 2 में कितना जा रहा था, 3 में कितना जा रहा था, 4 ओम में कितना जा रहा था, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अभी डायरेक्शन की बात नहीं की। जो डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसमें एरो किधर है, इधर है, इधर इसका एरो इधर बना लीजिए आप। ठीक, 3 ओम में एरो किधर है, नीचे है, नीचे बना लीजिए एरो। 4 ओम में एरो किधर है, इधर है, इधर बना लीजिए आप। तो अब आपको डायरेक्शन भी पता चल गया कि 10 वोल्ट से 2 ओम में लेफ्ट टू राइट जा रहा है। एरो देखेंगे लेफ्ट टू राइट है। 3 ओम में किधर जा रहा है, अप टू डाउन जा रहा है। क्लियर है? 4 ओम में लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप, छठा स्टेप हमने क्या बताया था, एक्टिव सेकेंड सोर्स एंड डीएक्टिव another all। क्लियर? अब सेकंड सोर्स क्या था आपका, फिगर में एक 10 था, एक 5 था, शुरू में हमने फिगर बनाया था आपको। तो अब आपको सेकंड सोर्स पहला किसको कर रहे थे 10 वोल्ट को, और दूसरा किसको माने थे 5 वोल्ट को। अब 5 वोल्ट को एक्टिव करना है, एक्टिव मतलब सक्रिय करना है, लगा देना है, और 10 वोल्ट को डीएक्टिव मतलब उसको निष्क्रिय करना है। तो 10 वोल्ट को हमने बताया था निष्क्रिय करने मतलब उसका इफेक्ट जीरो करना। और कभी भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को जीरो करना है तो उस केस में आपको डीएक्टिवेशन प्रोसेस में क्या करना है, वोल्टेज सोर्स के प्लेटों को मिला देना है। मिलाने का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट कर देना। और जब शॉर्ट कर देंगे तो वहां पे उस सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस केस में फिगर कैसे बनेगा, अब इस सोर्स को आपको जीरो करना है, यानी कि इसके प्लेटों को मिला देंगे। इसको प्लेटों को मिला देंगे तो सिंगल लाइन इस तरह से ड्रा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये सोर्स हो गया, एक ये हो गया, एक ये कहने का मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ 5 वोल्ट का सोर्स जो लगा था अब उसको एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने का मतलब लगा देंगे, और जब लगा देंगे यानी कि अब इस प्रेजेंट केस में इस सर्किट में जो सप्लाई करेगा वो कौन करेगा, 5 वोल्ट करेगा। ठीक, इस सर्किट के लिए प्रेजेंट केस में सप्लाई या सोर्स का काम कौन करेगा, ये 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ 10 वोल्ट की वैल्यू आपने डीएक्टिव कर दिया, शॉर्ट कर दिया, वहां से उसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब आपको फिर आपको अगला स्टेप क्या बताया गया था, 7वां स्टेप, रिपीट स्टेप 2 टू स्टेप 4। ठीक, स्टेप 2 टू स्टेप नहीं स्टेप 5, स्टेप 2 स्टेप 5। ठीक, तो स्टेप 2 टू स्टेप 5 आपको करना है रिपीट। तो स्टेप 2 तो आपका हो गया, इसको डीएक्टिव कर दिया, हो गया। ठीक, वोल्टेज सोर्स को। अब बात करेंगे कि अगला स्टेप क्या था आपका, 2 आपको बता, थर्ड क्या बताया गया था, फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द एक्टिव सोर्स। लेकिन करंट सोर्स में नहीं लेना है, लेकिन आपका आप बात करें कि ये आपने वोल्टेज सोर्स को एक्टिव कर रखा है तो इस प्रोसेस को लेंगे। तो अब आपको आर इक्विवेलेंट इधर से देखना, तो इस केस में आर इक्विवेलेंट 2 इधर से कहलाएगा। ठीक, तो देखेंगे कि सोर्स यहाँ लगा यानी कि करंट चलना यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, I4 ओम सेकेंड केस है तो डबल डैश लिखेंगे। अब फिर इस पॉइंट पे आकर के डिवाइड होकर के कुछ इधर चला जाएगा तो I3 ओम डबल डैश कहेंगे, और ये I2 ओम डबल डैश कहेंगे। ठीक, अब बात करेंगे कि आर इक्विवेलेंट जब निकालना होगा हमको तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू। अब हमारा टर्मिनल किधर है, सोर्स किधर है, राइट लेफ्ट राइट साइड में,
सर्किट को रिड्यूस करेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपको ये सब आर इक्विवेलेंट निकालते टाइम बता दिया गया था कि अगर हमारा सोर्स आपका या टर्मिनल लेफ्ट राइट साइड में होगा तो कभी भी किधर भी हो अपोजिट साइड से रिड्यूस करते हैं, ये बात किया गया। तो राइट साइड में तो लेफ्ट साइड से रिड्यूस करेंगे, तो जब लेफ्ट साइड से रिड्यूस करेंगे तो 2 और 3 में पहले रिलेशन में देखेंगे। तो रिलेशन में क्या देखना है आपको कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में। तो सीरीज में है कि पैरेलल में, इसकी पहचान कैसे होगी आपको, अगर दोनों रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम है तो क्या करेंगे, वो आपका सीरीज में होगा। अगर दोनों रजिस्टर में इसकी वैल्यू अलग है तो ये पैरेलल में होंगे। ठीक, तो देखेंगे दोनों रजिस्टर में करंट की वैल्यू अलग है क्योंकि करंट यहाँ डिवाइड होकर के पहुंच रहा है, तो ये पैरेलल में होंगे तो 2 पैरेलल टू 3 इन सीरीज विद 4 हो जाएगा। तो इनसे जो वैल्यू आएगा 4 की सीरीज में हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करके यहाँ क्या लिखेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 20 यानी कि 26 डिवाइडेड बाई 5, ये इतना ओम यहाँ का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब अगला स्टेप, ये 3 था, अब 4 में क्या था आपका, ठीक, 4 क्या था 4 में कि कैलकुलेट करंट फ्रॉम द एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड बाय यूजिंग ओम्स लॉ नॉट इन केस एक्टिव करंट सोर्स। तो देखेंगे करंट सोर्स को हमने नहीं एक्टिव कर रखा है, एक्टिव किसको कर रखा है, वोल्टेज सोर्स को। तो यानी कि ये स्टेप लेना है, तो ये स्टेप्स कैसे मिलेगा, I इक्वल टू दिस से, तो I इक्वल टू जब दिस करेंगे तो यानी कि अब I इक्वल टू इसके हिसाब से, तो ये I दिखाएंगे कहाँ, ये I दिखाएंगे यहाँ पे, और इसको क्या कहेंगे, सेकंड केस है तो I2 कहेंगे। तो ये I अपॉन ये ओम्स लॉ से ये लिखेंगे, और इसके I की जगह क्या I2 है, V की जगह कितना है 5 है, और R की जगह क्या है R इक्विवेलेंट 2 है। तो 5 डिवाइडेड बाई 26 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 26 इतना एम्पियर। ठीक, तो अभी सोर्स से कितना चल रहा वो आपने निकाला है। अब बात करेंगे कि फाइंड करंट, ये 5वां स्टेप, फाइंड करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल इफ एप्लीकेबल। तो करंट डिवाइडर रूल से उस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो करंट डिवाइडर रूल से जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ छोटे से स्पेस में देख लेंगे, हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। तो पहला है, मान लीजिए पहला निकालना I2 ओम डबल डैश। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो I2 यहाँ से चल रहा है इस फिगर में, ये I2 2 ओम में कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ से चलेगा पर इस पॉइंट तक आएगा, तो 2 और 3 में पहुंचने के लिए क्या होगा, इस पॉइंट पे डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइडर रूल लगेगा। डिवाइडर रूल में जब हम यहाँ निकालेंगे तो 2 के लिए अपोजिट 3 होगा, 3 के लिए अपोजिट 2 होगा। तो क्या कहेंगे, I2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो I2 की वैल्यू कितनी है हमारी 25/6, तो 25/26 है। अब मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं, 3 से, डिवाइडेड किसे कर रहे हैं 5 से, तो ये 5 से 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 26 इतना एम्पियर। ठीक, फिर बात करेंगे कि I3 ओम डबल डैश की बात करेंगे। तो I3 ओम डबल डैश, तो आपने बताया कि करंट जो I2 इस बीच में डिवाइड हो, यानी कि यहाँ पे डिवाइडर रूल लगेगा। तो I2 मल्टीप्लाई बाई इसके लिए अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 5, तो फिर 25 डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो यानी कि 10 डिवाइडेड अपॉन 26 लिख लेंगे, इतना एम्पियर। अब नेक्स्ट I4 डबल डैश, I4 ओम डबल डैश, तो इसमें देखेंगे करंट I2 कैसे पहुंचेगा, I2 डायरेक्ट आएगा, तो सीधे I2 के बराबर हो जाएगा। I2 की वैल्यू कितनी है आपका 25 डिवाइडेड बाई 26 इतना एम्पियर लिख लेंगे। अब बात करेंगे सारे की डायरेक्शन की। तो 2 ओम में करंट किधर जा रहा है, I2 डबल ओम डैश का एरो किधर है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट है, तो इसका दिखा देंगे राइट टू लेफ्ट। इसका एरो किधर है, डाउन, अप टू डाउन है तो अप टू डाउन दिखा देंगे। इसका एरो किधर है, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन पता चल गया। तो अभी ये आंसर नहीं है आपका, आंसर अब आपका, आपको ये कहाँ तक हो गया आपका 7वां। 8वां स्टेप क्या था आपका कि अलजेब्राइक सम ऑफ, आठवां स्टेप आपको ये बताया गया था, कैलकुलेट अलजेब्राइक sum of all current from different sources। ठीक, from different sources for
total current in that particular branch। ठीक, तो अब हम पहले 2 ओम की बात कर लें। तो करंट इन 2 ओम, तो करंट इन 2 ओम की बात करेंगे तो 10 वोल्ट से जो करंट जा रहा है तो उसको आपने क्या दर्शाया, I डैश 2 ओम। और जो 5 वोल्ट से जो करंट जा रहा है उसको आपने क्या दर्शाया फिगर में, I डबल डैश 2 ओम। ठीक, I डबल डैश 2 ओम। तो अब इसका देखेंगे I डैश 2 ओम का डायरेक्शन देखेंगे, कहाँ लिखा है आपने, यहाँ लिखा है। क्या डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट है। और I डबल डैश 2 ओम का डायरेक्शन देखेंगे तो इसका क्या है, राइट टू लेफ्ट है, यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो अगर एक को प्लस में लिखेंगे तो दूसरे को माइनस में लिखेंगे। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है, 70 डिवाइडेड बाई 26 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 15 डिवाइडेड बाई 26 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55 डिवाइडेड बाई 26, इतना एम्पियर हो जाएगा। अब बात करेंगे कि फाइनल करंट का एरो किधर होगा। तो फाइनल करंट का एरो जो पहले लिखेंगे उसका होगा। तो पहले का एरो किधर है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि फाइनल करंट का एरो इधर होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। इसी तरह करंट इन 3 ओम की बात करें तो 3 ओम से पहले हम बात करेंगे कि 10 वोल्ट से कितना जा रहा था, I डैश 3 ओम। तो I डैश 3 ओम का एरो देखेंगे कि किधर है, अप टू डाउन है। तो इसको लिख लेंगे पहले I डैश 3 ओम। अब बात करेंगे कि 5 वोल्ट से 3 ओम में कितना जा रहा था, I डबल डैश 3 ओम है, I डबल डैश 3 ओम, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन अप टू डाउन है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, इस बार सेम है। तो सेम है तो दोनों के लिए बीच में प्लस साइन लग जाएगा। तो I डबल डैश 3 ओम। अब बात करेंगे I डैश 3 ओम की वैल्यू कितनी निकाल रखा है हमने, 12/30। ठीक, प्लस इसकी वैल्यू कितनी निकाल रखा है हमने, 10/26। ठीक, एलसीएम लेंगे तो 26 हो जाएगा। जब 26 हो जाएगा तो इधर 40 और इधर 10, तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 26, इतना एम्पियर। इसका डायरेक्शन फाइनल करंट का डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम है, अप टू डाउन, तो अप टू डाउन कर देंगे। ठीक, इतना ये बीच ये क्या लिखा है, एम्पियर लिखा है। ठीक, इसी तरह फाइनल करंट इन 4 ओम रजिस्टर, यानी कि टोटल करंट इन 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम के रजिस्टर में 10 वोल्ट से कितना निकाला था करंट, क्या दिखाया था, I डैश 4 ओम दिखाया था, जिसकी वैल्यू कितनी है 15/30, लेकिन डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक, अब बात करेंगे कि 4 ओम में करंट 5 वोल्ट से कितना जा रहा है, I डबल डैश 4 ओम में उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी पहली वैल्यू की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है 25/26, और इसका डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो देखेंगे कि इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट अपोजिट है, यानी कि बीच में माइनस लगेगा। तो अगर एक को प्लस लिखेंगे, I डैश 4 ओम को प्लस में लिखेंगे तो दूसरा वाला माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे I डबल डैश 4 ओम। ठीक, I डैश 4 ओम की वैल्यू कितनी है 15/13, 15/13 है। और I डबल डैश 4 ओम की वैल्यू कितनी है 25/26, एलसीएम लेंगे 26, इधर हो जाएगा 30 माइनस 25 यानी 5/26, इतना एम्पियर। अब आंसर बताएंगे, फाइनल करंट का आंसर किस डायरेक्शन बताएंगे, जो पहले लिखेंगे उसके डायरेक्शन में। तो पहले का डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ चेक कर लेंगे, पहले का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो इधर कर लिए। इस तरीके से हमारा फाइनल करंट इन ऑल रजिस्टिव ब्रांचेस में आ गया। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस कर लिया एक ऐसे न्यूमेरिकल का जिसमें दो सर्किट कितने मेश का, 2 मेश का है, और दोनों मेश में जो 2 सोर्स लगे हैं वो किस फॉर्म में है, दोनों को दोनों वोल्टेज फॉर्म में है। तो कल अनदर फॉर्म में बात कर लेंगे एक बार कि अगर एक वोल्टेज है, अगर सर्किट 2 ही मेश का है लेकिन एक वोल्टेज और एक करंट है तो इसकी एनालिसिस कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम से करते हैं, कल उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।